हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और आप ये बहुत बार सुने होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कुछ तल्खियां बढ़ती हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच जब विवाद बढ़ता है तो भारत में ये मांग उठने लगता है हमेशा से कि क्यों ना सिंधु नदी के पानी को रोक दिया जाए। और जब भारत सिंधु नदी की पानी को रोक देगा तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान, आधा से अधिक पाकिस्तान जो है सूखाग्रस्त हो जाएगा, यानी वहाँ अकाल की स्थिति हो जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान में पूरे भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो सकता है जब सिंधु नदी के पानी को भारत रोक देगा तो। लेकिन क्या कंडीशन होता है कि भारत जो है सिंधु नदी के पानी को नहीं रोकता है, और मतलब क्या बोलते हैं कि उसको बहुत सारे प्रेशर होने के बाद भी भारत में पूरे पुरजोर तरीके से मांग उठने लगता है। जब भी पाकिस्तान भारत के साथ कुछ अत्याचार करता है या उस प्रकार की गलत हरकत करता है तो भारत में ये मांग बहुत तेज़ी से उठने लगती है कि सिंधु नदी के पानी को भारत में ही रोक करके रख लिया जाए। तो आइए आज हम इसी विषय पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि भारत जो है सिंधु नदी की पानी को रोक देगा तो पाकिस्तान का क्या कंडीशन होगा और क्यों नहीं रोकता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं कि सिंधु नदी का पानी भारत क्यों नहीं रोक पाता है या क्यों नहीं रोकता है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, और जैसे कि अगर पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान में क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चीज को जानने से पहले सिंधु नदी की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसको जानने से पहले सिंधु नदी की भौगोलिक स्थिति कैसा है उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं इस मानचित्र के सहारे। ठीक है, तो आप ये मानचित्र को देखिए कि यहाँ क्या कंडीशन है इसका। सिंधु नदी वह 3 देशों से होकर के बहती है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरे विस्तार से मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ यही कि सिंधु नदी की पानी का भारत और पाकिस्तान के साथ क्या उसका संबंध है। तो सिंधु नदी जो है वह चीन में निकलती है, यानी कि तिब्बत पठार से, और यह सिंधु नदी यहाँ से निकल करके और भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इस सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसकी 5 सहायक नदी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी जो है इसकी भौगोलिक स्थिति में आप ये समझिए कि सिंधु नदी का यह जो विस्तार आप देख रहे हैं कि चीन के मानसरोवर झील जो तिब्बत पठार पर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है और पाकिस्तान से होकर के अरब सागर में अपना पानी यहाँ गिर जाता है। इसका पानी आप देख रहे हैं अरब सागर में इसका जल गिर रहा है। फिर इस सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है। एक झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है और सिंधु में मिलती है, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज, जिसमें से इसकी कुल बहाव क्षेत्र अगर बोले कि सिंधु नदी का, यानी कि सिंधु नदी तंत्र का कुल बहाव क्षेत्र जो है वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में है। कितना में है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में इसका बहाव क्षेत्र फैला हुआ है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में इसका बहाव क्षेत्र फैला हुआ है। और यह कितने देश में है? तो 3 देश से होकर बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिंधु नदी तंत्र की 5 जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो पंजाब के मैदान में इधर विस्तार रूप से फैला हुआ है, ये सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां और सिंधु मिलाकर कुल 6 प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से कुल 6 प्रमुख सहायक मतलब नदियां हैं, यानी कि 5 सहायक नदी, एक मुख्य सिंधु नदी। तो इन्हीं 6 नदियों का संबंध जो है इस सिंधु नदी के साथ होता है और पाकिस्तान के साथ हमेशा विवाद इसका होते रहता है। यानी कि सिंधु नदी का क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। किंतु सिंधु नदी तंत्र का विस्तार जो है वो सबसे अधिक पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में इस सिंधु नदी, पूरे सिंधु नदी बेसिन का विस्तार जो है, आइए यहाँ पर लिखते हैं, पाकिस्तान में 47% और इंडिया में 39%। ठीक है, और चाइना में
8% और अफगानिस्तान में 6%। यानी कि पूरे जो नदी बेसिन जो फैला हुआ है सिंधु नदी बेसिन, इसमें सबसे अधिक विस्तार जो है इसका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कितना है 47%, इंडिया में कितना है 39%, इंडिया में इसका विस्तार 39% है। और चाइना में कितना है 8% और अफगानिस्तान में कितना है 6%। तो इससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान जो है पूरे सिंधु नदी तंत्र पर ही आधारित है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र पर ही निर्भर है। पाकिस्तान का आधा से अधिक भाग जो है वो सिंधु नदी के जल के द्वारा सिंचित होता है। अगर रियल में सिंधु नदी की पानी को भारत रोक देता है तो पाकिस्तान में पूरे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं रोकता है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ देर और आप मेरे साथ बने रहें। आप ये देख रहे हैं कि सिंधु नदी का विस्तार कितना है, पाकिस्तान में 47%, इंडिया में 39%, चाइना में 8% और अफगानिस्तान में 6%। और इसी के साथ इसकी 5 प्रमुख सहायक नदी, यानी कि मेन सिंधु नदी, आप जो लाल कलर से देख रहे हैं मेन सिंधु नदी है जो चीन से निकलती है। और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, यह सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब, यह 3 नदियां जो हैं वह पश्चिमी नदी है। और यह 3 नदियां जो है वह पूर्वी नदी है। ठीक है, सिंधु जल समझौता से पहले की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता करने से पहले सन 1951 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाए। ठीक है, और भारत बुलाने के बाद जब डेविड लिलियंथल भारत आए तो भारत में इस सिंधु नदी के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करके वो पाकिस्तान का भी दौरा किए। और जब पाकिस्तान में गए तो वहाँ भी इसके बारे में विस्तृत चर्चा किए। और वहाँ से अमेरिका लौटने के बाद वो इस पर एक लेख लिखे, सिंधु नदी का जो भी विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, या सिंधु नदी के बारे में पूरे एक लेख लिखे। और उस लेख को उस समय के तत्कालीन विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं या विश्व बैंक के जिसको प्रमुख बोलते हैं, जो डेविड लिलियंथल का दोस्त भी थे, विश्व बैंक का जो प्रमुख थे डेविड लिलियंथल का दोस्त डेविड ब्लैक, उन्होंने उनके लेख को पढ़ा। किसके लेख को पढ़ा? जो लिलियंथल भारत और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद अपना जो लेख लिखे थे, उनके लेख को उन्होंने विश्व बैंक के जो प्रमुख थे उस समय के तत्कालीन डेविड ब्लैक ने ये लेख को पढ़ा। और पढ़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रमुख से, यानी भारत और पाकिस्तान के प्रमुख जो प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनसे वो संपर्क किए। और संपर्क करने के बाद मध्यस्थता करने की बात कही, यानी कि विश्व बैंक ने ही इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी के पानी को लेकर के जो देश आज़ादी के पहले से ही यह विवाद उलझते चला आ रहा था, यानी कि देश आज़ाद से पहले, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा से पहले ही यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। और पाकिस्तान को हमेशा ये डर लग रहा था कि कहीं भारत ऐसा ना करे कि सिंधु नदी चूँकि भारत से हो करके आती है और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ का अधिकतर का उद्गम भारत में ही है, तो उसके पानी को अगर रोक देता है तो हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको लेकर के वो भी परेशान होते रहता था। किंतु भारत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए आगे आकर के पहल किया। तो इस प्रकार से विश्व बैंक के तत्कालीन प्रमुख ने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता किया। और मध्यस्थता करने के बाद दोनों देशों के प्रमुख को से बात कर और इस समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास किया। किंतु 1951 से लेकर के लगभग 1 दशक तक इस पर कंटिन्यू बातचीत हमेशा चलते रहा, पर सहमति नहीं बन पा रहा था। लेकिन अंततः
19 सितंबर 1960 ईस्वी को 19 सितंबर 1960 ईस्वी को, ठीक है, 19 सितंबर 1960 ईस्वी को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और जब इन्होंने हस्ताक्षर किया तो उसमें कंडीशन इस जल को यूज करने के लिए लिखा हुआ था कि कौन से देश कैसे इस नदियों के पानी का उपयोग करेंगे, और वही जो शर्त के साथ जो नियम बना उसी को सिंधु जल समझौता कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी के पानी को उपयोग करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, और यह मध्यस्थता या समझौता किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक जो होता है वह इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसकी वह देखभाल करता है और उसको अपने संज्ञान में लेकर के उसको निराकरण करने की कोशिश करता है। तो वही समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच जल के को लेकर के था, सिंधु नदी की पानी को लेकर के। तो इसकी अध्यक्षता विश्व बैंक के प्रमुख के द्वारा किया गया, और 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तत्कालीन जो अयूब खान थे उनके द्वारा कराची में यह समझौता संपूर्ण किया गया। तो इस समझौता में क्या कहा गया उसको आइए समझना जरूरी है, ठीक है। इस समझौता में विशेष रूप से कहा गया कि भारत में जो नदियां बहती हैं, यानी कि सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी, झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, चेनाब और रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और एक नदी जो है सतलज नदी जो यही चीन से ही निकलती है और भारत होकर के तो पाकिस्तान में जाती है। तो इन 5 नदियों और एक ये 6 नदियों का पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांट दिया गया। यह 3 नदी जो नीचे वाला नदी देख रहे हैं, सतलज, ब्यास और रावी, ठीक है, सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां को पूर्वी नदी, कौन सी नदी माना गया कि पूर्वी नदी है, और ये 3 नदियां को पश्चिमी नदी माना गया। तो यह 3 जो पूर्वी नदियां हैं यह इंडिया के अधिकार में गया। विश्व बैंक के द्वारा कहा गया कि पूर्वी साइड का जो 3 नदियां हैं उस पर पूरा अधिकार किसका होगा, तो भारत का होगा। यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, पूर्वी नदियां जो हैं सतलज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदियों के जल का अधिकार भारत के पास आया। और चिनाब, झेलम और सिंधु, देख रहे हैं आप, चिनाब, झेलम और सिंधु, इन 3 नदियों का अधिकार जो है वह पाकिस्तान के पास गया। किसके पास गया, पाकिस्तान के पास गया। ये विश्व बैंक ने मध्यस्थता करके नदी के पानियों को विभाजित कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया कि रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का पानी जो है वह भारत संपूर्ण रूप से यूज करेगा। लेकिन सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों के पानी में 80% पाक जो है वह 80% यूज करेगा, और इंडिया जो है वह 20% यूज करेगा, ठीक है। यानी कि पश्चिमी जो नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, इस नदियों के बीच में कंडीशन डाला गया कि जो पाकिस्तान है ये तीनों नदियों का 80% पानी जो है वह पाकिस्तान उपयोग करेगा, और 20% पानी जो है वह भारत उपयोग करेगा। आप समझ गए यहाँ पर कि सिंधु नदी का पानी का कैसे उपयोग करने के लिए शर्त वहां पर रखा गया, और वही समझौता पर दोनों देशों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो यही, लेकिन भारत क्या करता है कि भारत अपने इस 3 नदी जो पूर्वी 3 नदियां हैं इसके पानी का भी पूरा इस्तेमाल अभी वर्तमान में नहीं कर पाता है, और जो 20% पानी जो इस्तेमाल करना है इस सिंधु, झेलम और चिनाब से, उसको भी पूरा इस्तेमाल भारत नहीं कर पाता है। तो भारत के में जैसे ही तलखियां बढ़ती है पाकिस्तान के साथ, यानी जब भी तनाव होता है तो भारत यही कोशिश करता है कि पहले तो हम अपना जो जल है जो हमको हिस्सेदारी में मिला हुआ है 20%, ये 3 नदियों में जो पश्चिमी की नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसमें जो भी 20% हमारा जल है उसका हम सही से सदुपयोग करें, पूर्ण रूप से उसका हम इस्तेमाल करें। यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए इस
यहाँ पर कुछ ना कुछ परियोजना उसको लागू करना पड़ेगा भारत को। और रावी, ब्यास और सतलज की भी पानी यह संपूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और इस यानी कि भारत के हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाता है, जिससे कि पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर भारत अपने हिस्से का भी पानी रोकेगा, यानी कि अपने नदियों, यानी कि अपने अधिकार में जितने पानी को मतलब उपयोग करने के लिए भारत को अधिकार मिला हुआ है, अगर वो सारा पानी भी भारत इस्तेमाल करेगा तब पाकिस्तान में पानी की कुछ कमी होगी। तो भारत यही बोलता है अपने नदियों के पानी को रोकने के लिए। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, अगर पाकिस्तान ज़्यादा अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत इस समझौता को तोड़ सकता है। ठीक है, भारत में यह भी मांग उठता है कि क्यों ना भारत इस सिंधु जल समझौता जो 19 सितंबर 1960 को हुआ है भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच, उसको क्यों ना तोड़ दिया जाए। लेकिन नहीं तोड़ने के पीछे कारण ये है कि पहला कारण है कि अगर भारत इस समझौता को तोड़ता है, ठीक है, अगर भारत इस समझौता को तोड़ देता है तो विश्व स्तर पर जो भारत की छवि है कि यह अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत की छवि पूरे विश्व स्तर पर है। अब मतलब भारत कभी ऐसा पहल नहीं करता है जिससे कि हमारे पड़ोसी देशों को कुछ पहले कष्ट हो। हाँ, लेकिन अपने आत्मरक्षा के लिए वह पूरा मजबूती के साथ हमारा देश खड़ा हमेशा होता है। अगर पहले कोई हमारे ऊपर अतिक्रमण या आक्रमण कुछ करने की कोशिश करेगा तो उससे भारत निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसी के चलते कि भारत का जो विश्व स्तर पर जो छवि बना हुआ है उसको धूमिल भारत नहीं होने देना चाहता है, इसलिए इस समझौता को नहीं तोड़ता है मानवता के आधार पर भी। तो भारत का सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ने के पीछे ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि सिंधु नदी के पानी को ऐसा तो नहीं है कि ये नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ नदी को सीधे बांध दिया जाएगा। नदी को बांध करके उसके पानी को स्थिर करके नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए विशेष प्रकार की परियोजना लाना होगा। नदी परियोजना भारत में जो सिंधु नदी के पानी को अगर वहाँ से रोकेंगे, एक सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर सिंधु नदी के पानी को भारत यहाँ रोकने के प्रयास करेगा अगर सिंधु जल समझौता को तोड़ने के बाद, तो यहाँ पर बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण भारत को करना होगा ताकि उसके पानी को यूटिलाइज करा जा सके, और नहीं तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे समस्याएं हैं जिसके चलते भारत जो है इस नदी के पानी को विशेषकर नहीं रोक पाता है। लेकिन अगर भारत चाहेगा तो इस नदी के पानी को रोक सकता है और अपने यहाँ बहुत सारे जल योजना को लागू करके इस पानी को अपने यहाँ खपत में ला सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। तो ये रहा सिंधु जल समझौता कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसकी कितनी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यानी 6 नदियों के बीच में कैसे पानी का बंटवारा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छा से समझ गए होंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है, भारत क्यों पाकिस्तान के साथ इस जल समझौता को नहीं तोड़ रहा है, अगर तोड़ देगा जल समझौता को तो क्या हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।